पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर की इस आजादी के लिए तैयार नहीं थे। सबसे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर रियासत के साथ हुए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को तोड़ दिया और कश्मीर को पेट्रोल, अनाज और अन्य जरूरी वस्तुओं की सप्लाई बंद कर दी। सियालकोट से जम्मू के बीच रेल सेवा बंद कर दी गई। साफ था, पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहता था। यह अंदेशा 22 अक्टूबर 1947 को सच साबित हो गया। हमलावर बारामूला पहुंच चुके थे, मतलब श्रीनगर से सिर्फ 54 किलोमीटर दूर। मतलब था जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा। लेकिन बारामूला में ही कहानी ने नया मोड़ ले लिया। बारामूला पहुंचते पहुंचते हमलावरों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उनके निशाने पर सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि यहां रहने वाले सिख, ईसाई और यहां तक के मुसलमान भी थे। दुकानें जला दी गईं, औरतों के साथ जबरदस्ती की गई और जो मिला उसे लूट लिया गया। जिन जिन लॉरियों में वो आए थे, अब उन्हीं में लूट का सामान भरकर वापस भेजने लगे। पूरा बारामूला तबाह हो गया। लूटपाट की वजह से कबायलियों की रफ्तार तो कम हो गई, लेकिन उसे खतरा नहीं टला। एक एक पल कीमती था। महाराजा हरि सिंह समझ गए कि पाकिस्तान के भेजे हुए कबायलियों से कश्मीर को बचाना उनके बस का नहीं था। 24 अक्टूबर को उन्होंने भारत सरकार से एक अपील की कि तुरंत भारत फौज आकर कश्मीर को बचा ले। दूसरे दिन दिल्ली में डिफेंस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि रियासत डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वीपी मेनन को श्रीनगर भेजा जाए। श्रीनगर में वीपी मेनन की मुलाकात महाराजा और रियासत के नए प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन से हुई। वो बारामूला पहुंच चुके हैं। अगर रियासत को बचाना है तो भारत सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। अब सैन्य मदद के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे तो लगता है कि महाराजा को अपने परिवार के साथ श्रीनगर से निकलना होगा और जल्द से जल्द जम्मू के लिए रवाना हो जाना चाहिए। मेनन ने महाराजा को जल्द से जल्द श्रीनगर छोड़कर जम्मू जाने का सुझाव दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर महाराजा कबायलियों के हाथ पड़ गए तो फिर कश्मीर का हिंदुस्तान में शामिल होना बिल्कुल नामुमकिन था। महाराज तो रातों रात श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना हो गए और मेनन हालात समझने के लिए श्रीनगर में रुक गए। लेकिन कबायलियों ने श्रीनगर को घेर लिया और मेनन को भी जल्दी से श्रीनगर से निकलना पड़ा। हेलो जनाब, ऐसी अफवाहें हैं कि कुछ हमलावर श्रीनगर में घुस चुके हैं। ऐसे में और देर तक रुकना सुरक्षित नहीं है। मेनन साहब, हमें तुरंत ही दिल्ली के लिए निकलना चाहिए। अभी इस वक्त? ठीक है, ओके। वीपी मेनन निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन परेशानी ये थी कि जम्मू रवाना होते वक्त महाराजा वहां मौजूद सभी गाड़ियां अपने साथ ले गए थे और बची थी तो सिर्फ एक पुरानी जीप। मजबूरन रियासत के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन, मेनन और सेना के कुछ अधिकारी किसी तरह उसी जीप में सवार होकर हवाई अड्डे तक पहुंचे। अब कश्मीर को बचाने का सारा दारोमदार दिल्ली पर था। एक तरफ पाकिस्तान से आए कबायली श्रीनगर को घेरे थे, लेकिन माउंटबेटन इस बात पर अड़े थे कि महाराजा पहले भारत में मिले, फिर कोई मदद दी जाएगी। सर, श्रीनगर में दहशत का माहौल है। हमलावर बारामूला से आगे बढ़ चुके हैं।
किसी भी हालत में हमें कश्मीर को कबायलियों से बचाना होगा। कबायलियों को रोकने के लिए बिना देर किए सेना को तुरंत श्रीनगर भेजना चाहिए, वरना सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा सर, सब कुछ। But we cannot do that. Kashmir has not yet decided to accede to either India or Pakistan. Therefore, at the moment, Kashmir is an independent country. It would be improper for India to send troops there. महाराजा हर बात के लिए तैयार हैं, लेकिन जो भी करना है तुरंत करना होगा। Well, if the Maratha is so anxious to accede to India, then let him sign the instrument of accession first. हालात ऐसे थे कि पाकिस्तान से भेजे हुए कबायलियों का कब्जा किसी भी वक्त श्रीनगर पे हो सकता था, लेकिन फिर भी माउंटबेटन ने भारतीय सेना को कश्मीर जाने की इजाजत नहीं दी। इस मामले में उनका स्टैंड बिल्कुल साफ था। अगर कश्मीर को भारत की मदद चाहिए तो उसको उससे पहले भारत में शामिल होना पड़ेगा। माउंटबेटन और नेहरू का यह संदेशा लेकर मेहरचंद महाजन और वीपी मेनन तुरंत महाराजा से मिलने जम्मू गए। योर हाइनेस, भारत की डिफेंस कमेटी ने यह फैसला लिया है कि भारत की फौज कश्मीर में आपकी मदद के लिए तभी आ सकती है जब आप औपचारिक रूप से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करेंगे। हमने भारत में शामिल होने का तय किया है। महाजन साहब ने आपको बताया? योर हाइनेस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर आपके दस्तखत बहुत जरूरी है। मैं श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराज धीराज श्री हरि सिंह जी, जम्मू और कश्मीर, नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति सार्वभौम सत्ता का इस्तेमाल करते हुए भारत संघ के साथ मैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करता हूं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया। कश्मीर भारत का एक हिस्सा बन गया। अब कश्मीर की रक्षा भारत की एक जिम्मेदारी बन गई, लेकिन महाराजा के मन में एक डर बैठा रहा कि अगर भारत की सेना कश्मीर की रक्षा के लिए ना आए तो क्या होगा। उन्होंने अपने एडीसी कैप्टन दीवान सिंह को बुलाया। कल सुबह अगर तुम्हें श्रीनगर में भारतीय सैनिक विमानों की आवाज सुनाई न दे तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। अब फैसला भारत सरकार के हाथ में था। फौजी कमांडरों के साथ प्रधानमंत्री नेहरू, पटेल और माउंटबेटन की बैठक शुरू हुई। अंग्रेज कमांडर श्रीनगर में फौज भेजने से बचना चाहते थे। We're short of time. We do not have enough resources to send military aid to Kashmir. I think we should take into consideration what General Bukhar is saying. It's not going to be easy. आप मेरी बात पे गौर कीजिए जनरल साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पास पर्याप्त साधन हो या ना हो, लेकिन हमें हर हालत में कश्मीर की रक्षा करनी चाहिए और आपको यह करना होगा और भारत सरकार इसमें पूरी सहायता करेगी आपकी। और एक बात और, हवाई जहाज से सामान पहुंचाने की तैयारी सुबह तक कर ली जाएगी। It can be a quite dangerous and risky operation. No. मिस्टर माउंटबेटन, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता है? ऐसा न करने का मतलब है कि जानते बूझते श्रीनगर में नरसंहार कराना और उसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक विध्वंस होगा, हिंसा होगी। यू अंडरस्टैंड मी मिस्टर माउंटबेटन? मेरी बात को समझिए। अगर हमने वक्त से वहां पे आर्मी नहीं भेजी
तो श्रीनगर में रह रहे ब्रिटिश नागरिकों को जान का खतरा है। Well, if you're agreeing on the current issue, the present situation, I accept and to consider Kashmir to become part of India. After that, you can send in the troops and deal with other procedures. And I also wish, as soon as the invaders are thrown out, law and order is reinstated, and we will have plebiscite. माउंटबेटन ने कश्मीर में सेना भेजने की इजाजत तो दे दी, लेकिन यह भी कह दिया कि वहां ऑपरेशन खत्म होने के बाद जनमत संग्रह कराया जाए। इस प्रस्ताव का नेहरू और पटेल दोनों ने ही कोई विरोध नहीं किया। आखिरकार 27 अक्टूबर की सुबह लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की अगुवाई में भारतीय फौज हवाई रास्ते से कश्मीर के लिए रवाना हो गई। भारतीय सेना के लिए हालात बहुत मुश्किल भरे थे। श्रीनगर के लिए रवाना होने वाली पहली टुकड़ी को यह तक नहीं पता था कि घाटी का एकमात्र हवाई अड्डा सुरक्षित है भी या नहीं। इसीलिए उन्होंने बिना सिग्नल मिले लैंड करने से मना कर दिया था। लेकिन एक बार जब उस जमीन पर भारतीय फौज के कदम पड़े तो एक एक करके कबायली हमलावरों के पैर उखड़ने लगे। इस लड़ाई में सेना के अलावा शेख अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थकों ने बड़ी भूमिका निभाई। इन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय सेना का साथ दिया, कश्मीरी लोगों को भरोसा दिलाया कि वो अकेले नहीं हैं। कश्मीर के भारत में शामिल होने और भारतीय फौज की कार्रवाई की खबर ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना को बेचैन कर दिया। जनाब, हिंदुस्तान की सेना लगातार कश्मीर की तरफ बढ़ती जा रही है। मिस्टर मडी, जनरल ग्रेसी को फोन कीजिए कि वो पाकिस्तानी फौज को फौरन श्रीनगर रवाना कर दे। प्लीज कॉल जनरल ग्रेसी। जनरल ग्रेसी, हिंदुस्तान हवाई मार्ग से अपनी सेना को कश्मीर की तरफ भेज रहा है। हमें तुरंत कुछ ना कुछ करना होगा। जिन्ना साहब का हुक्म है कि पाकिस्तानी सेना को जल्द से जल्द रावलपिंडी के रास्ते से कश्मीर के लिए रवाना किया जाए। किसी भी हाल में श्रीनगर हवाई अड्डा हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। But we have learned that Kashmir is now a part of India. So, sending troops in Kashmir will mean an open war with India. तो हम क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें क्या? देखिए, आप तुरंत कार्रवाई शुरू कीजिए। ये जिन्ना साहब का हुक्म है। I'm sorry. We will not be able to move troops without the orders from our Supreme Commander, General Auchinleck. जनरल ऑकिनलेक भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाओं के प्रमुख थे और वो माउंटबेटन के नीचे आते थे। जनरल ऑकिनलेक के ऑर्डर के बगैर पाकिस्तान में बैठे अंग्रेज जनरल ने जिन्ना का हुक्म मानने से मना कर दिया। लिहाजा जिन्ना को आखिरकार माउंटबेटन और नेहरू को कश्मीर पर बातचीत के लिए लाहौर आने का न्योता भेजना पड़ा। माउंटबेटन तुरंत नेहरू के साथ लाहौर आने के लिए तैयार हो गए। नेहरू भी इसके लिए तैयार थे, लेकिन एक शख्स ऐसा नहीं चाहता था। Mr. Nehru is still unwell. I will go alone to Lahore. क्यों? आपको भी क्यों जाना पड़ेगा? अब मेरा मानना है कि आप दोनों में से किसी को लाहौर नहीं जाना चाहिए। But why? हमला पाकिस्तान ने किया, हम क्यों जिन्ना के पीछे दौड़े? लेकिन बात करने में हर्ज क्या है सरदार? If this visit can find a solution, then it's good. अगर उनको बात करनी है तो वो आए दिल्ली, हम नहीं जाएंगे लाहौर। लेकिन सरदार, कुछ न कुछ रास्ता तो निकालना होगा ना। मेरा मानना है कि कश्मीर में सेना भेजने का हमारा मकसद यह कतई नहीं था कि हम उस पर कब्जा चाहते हैं। इसलिए अगर इसका कोई शांतिपूर्ण हल निकल सकता है
तो हमें कोशिश करनी चाहिए। नेहरू और माउंटबेटन पटेल को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पटेल इस मुलाकात के बिल्कुल खिलाफ थे। नेहरू फिर भी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी तबीयत इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। हो सकता था कि यह मुलाकात इतिहास का रुख बदल देती। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इतिहास की धार को नहीं रोक पाए। हो सकता था कि अगर वो लाहौर जाते तो नतीजा कुछ और निकलता। हो सकता है कि बात भारत के पक्ष में सुलझ जाए, या यह भी हो सकता था कि बात और उलझ जाए जैसे सरदार पटेल को लगता था। खैर, इन सवालों का जवाब अब तो नहीं मिल सकता, तो आगे बढ़ते हैं। माउंटबेटन के लाहौर जाने से पहले ही जिन्होंने एक बहुत चौंकाने वाला बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत और कश्मीर का विलय धोखे और हिंसा से हुआ है, और इसलिए वो उसको मानने को तैयार नहीं। और इस आरोप से नेहरू को बहुत ठेस पहुंची। आखिरकार 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन अकेले ही लाहौर के लिए रवाना हुए, और वहां भी जिन्ना ने वही राग दोहराया। भारतीय फौज ये सरासर धोखा है। कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया है। The violence was caused by tribal invaders. कश्मीर में भारत फौज की मौजूदगी ठीक नहीं है। अगर आप भारतीय फौज को वहां से हटाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं इस पूरे मामले को खत्म कर सकता हूं। I can call the whole thing off.